जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप हमने पढ़ना जी। ग्रुप एक्शन। ग्रुप एक्शन का लेक्चर जो है वो 2 है और इसका एक थ्योरम जो है हमने इसका करना है। ये नोट्स के पेज नंबर 78 के ऊपर लिखा हुआ है, अगर वहाँ से कुछ समझना चाहे तो लिखा हुआ है। ठीक है, थ्योरम क्या है? एवरी जी स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन जस्ट वन वे। एवरी जी स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन जस्ट one way as a family of orbits, as a family of orbit, as a disjoint union of family of orbits। यानी कि इस थ्योरम के भी दो हिस्से हैं। तो एक तो कहता है कि वन वे फैमिली ऑफ ऑर्बिट, और दूसरा कहता है कि वन वे एज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्बिट। यानी कि एक तो सिर्फ जस्ट वन वे फैमिली ऑफ ऑर्बिट, और दूसरा इसमें ये है कि इन जस्ट वन वे एज अ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्बिट। तो ये दो चीज़ें हैं इसमें। तो हमें जो करवाई गई हैं वो इसमें एक हिस्सा हमने करना है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हमने नहीं करना, डिसजॉइंट यूनियन प्रूव नहीं करना हमने, वो जस्ट वन वे फैमिली ऑफ ऑर्बिट प्रूव करना है कि एवरी जी स्पेस कैन बी एक्सप्रेस इन जस्ट वन वे एज अ फैमिली ऑफ ऑर्बिट। तो ये अच्छा, एक इससे पहले कि जी स्पेस क्या होती है ये समझ लें, और उसके बाद हमने फैमिली ऑफ ऑर्बिट को प्रूव कर देना है। फैमिली ऑफ ऑर्बिट क्या होती है, दोनों चीज़ें समझ लें। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ हैं तो ये थ्योरम जो है वो नथिंग इज़। ठीक है, तो हमने पहले जी स्पेस को देखते हैं। जी स्पेस होता है कि कोई हमारे पास एक सेट हो, कोई भी सेट, नॉन एम्प्टी सेट हो, और वो किसी ग्रुप के साथ उसका एक्शन हो। यानी कि ग्रुप उस सेट के ऊपर एक्शन कर रहा हो और आंसर उसी सेट में से आ रहे हो, यानी कि कोई एक्शन डिफाइन हो। यानी कि अगर ऐसा कोई सेट है जो किसी ग्रुप के साथ एक्शन डिफाइन कर चुका है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं जी स्पेस। यानी कि म्यू, जी और ओमेगा, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। म्यू एक एक्शन है किसका, जी का, किसके ऊपर, सेट के ऊपर। तो जी स्पेस बन गया। जो भी जी स्पेस बन जाएगी उसको वन वे फैमिली ऑफ ऑर्बिट में जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, वन वे फैमिली ऑफ ऑर्बिट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये प्रूव करना है। तो इसमें प्रूव की तरफ बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है। एवरी जी स्पेस कैन बी एक्सप्रेस एज इन जस्ट वन वे फैमिली ऑफ ऑर्बिट। हमने ये हिस्सा प्रूव करना है, इसका डिसजॉइंट यूनियन नहीं हमने प्रूव करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है सारा, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। तो लेट कर लिया कि सेट भी है कि जी स्पेस है। जी स्पेस है तो इसके मतलब ये है कि उसने ट्रिपलेट बनाया हुआ है। जो है कि जी स्पेस होने का मतलब ये है कि उसके ट्रिपलेट बन गया है, कोई एक्शन डिफाइन हो गया है ग्रुप के साथ उसी सेट का, तो ये जी स्पेस बन गया। वी डिफाइन अ रिलेशन, एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये अगर रिलेशन इस तरह का रिलेशन बन जाए कि ये कॉन्ग्रेंस, तो जी के साथ, ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाए कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन होने की वजह से हम जस्ट अ वन वे फैमिली ऑफ ऑर्बिट में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन वे फैमिली ऑफ ऑर्बिट, तो हमने प्रूव करना है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब एक जैसे, तो वन वे भी एक जैसे, तो ये भी एक जैसे। ठीक है, ये हमने प्रूव करना, आपको इस तरह से याद रखना है। अच्छा, तो लेट कर लिया कि सेट हमारे पास एक जी स्पेस है और हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया सेट के ऊपर इस तरह से। सेट के ऊपर रिलेशन जो है वो इस तरह से हमने। अच्छा, दूसरा फैमिली ऑफ ऑर्बिट। फैमिली ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या है?
फैमिली ऑफ ऑर्बिट का मतलब ये है कि यहीं से आ जाए, जी का ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा के ऊपर एक्ट करेगा और कोई ना कोई आंसर आता जाएगा। जो आंसर आता जाएगा वो हमारा बन जाएगा ऑर्बिट। तो जी के हम कहते हैं कि फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, तो अल्फ़ा जो है वो इसके ऊपर एक्ट करता जाएगा तो ये आंसर आता जाएगा। अच्छा, ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन हुआ है कि जी जब भी इसके ऊपर एक्ट करेगा बीटा आंसर आएगा। इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा में इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो हमने ये रूल इस तरह से डिफाइन किया। अगर ऐसा है कि जी का अल्फ़ा के ऊपर एक्शन हुआ, आंसर बीटा आया है, तो अल्फ़ा और बीटा में कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है और हम मॉड जी के ऊपर, मॉड जी का मतलब जी एलिमेंट जो है वो जी से आया था। ठीक है, तो ये इक्वल। अच्छा, इसमें देखें हमने क्या करना प्रूव। मैंने यहाँ पर लिखा है कि रेड से कि वी हैव टू शो दैट कि अल्फ़ा कॉन्ग्रुएंस टू बीटा मॉड is equivalence relation. We have to show that alpha congruous to beta mod g is equivalence relation. Equivalence का मतलब क्या है कि उसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रियल नंबर में आपने पढ़ी है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो हर नंबर अपने ही इक्वल होता है। तो ए जो है वो ए के इक्वल हुआ, रिफ्लेक्सिव होगी। सिमेट्री क्या कहती है कि अगर ए बी के इक्वल हो गया है किसी तरह से, तो फिर बी को भी चाहिए कि वो ए के इक्वल हो। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ए बी के इक्वल और बी ए के इक्वल, ये सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि अगर ऐसा हो किसी सूरत में कि ए बी के इक्वल हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि बी जो है वो आगे किसी सी के इक्वल हो गया थर्ड पार्टी में जाके, तो इसका मतलब ये है कि ए फिर डायरेक्टली होना चाहिए किसके इक्वल, सी के भी इक्वल होना चाहिए, वो भी थर्ड पार्टी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रांजिटिव लॉ। तो बिल्कुल सिंपल से ये सिंपल लॉ हमने इसके ऊपर प्रूव कर दिया। तो जो है कि रिफ्लेक्सिव, अच्छा रिफ्लेक्सिव में जो है कि ऑर्बिट में जाने के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है, ये बीटा की कंडीशन होती है वैसे। तो ये एलिमेंट जो है वो अल्फ़ा के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट एक्ट किया तो आंसर अल्फ़ा ही आया। अच्छा, ये कंडीशन जो है ना वो स्टेबलाइजर की है। जो स्टेबलाइजर एक ऐसा एलिमेंट होता है कि अल्फ़ा के ऊपर जब भी एक्ट होता है वो अल्फ़ा ही देता है। ठीक है, तो ये स्टेबलाइजर की है। ये ऑर्बिट में हमारे पास हमें चाहिए फैमिली ऑफ ऑर्बिट, तो ऑर्बिट में ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट एक वाहद होता है जब वो किसी भी नंबर के ऊपर एक्ट कराता है तो वही आंसर आता है। तो ये इस सेट में यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक पड़ा हुआ है, हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो अल्फ़ा के ऊपर जब एक्ट करवाएंगे तो अल्फ़ा ही आएगा। इसका मतलब जब भी अल्फ़ा के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट एक्ट करा जाए तो अल्फ़ा और बीटा में कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा ही आया तो अल्फ़ा कॉन्ग्रुएंस है अल्फ़ा के मॉड जी में, तो हमने कह दिया कि ये रिफ्लेक्सिव लॉ जो है वो इसके ऊपर हर ए के ऊपर हो जाएगा, अल्फ़ा के ऊपर भी हो जाएगा, बीटा के ऊपर भी हो जाएगा, गैमा के ऊपर भी हो जाएगा, थीटा साई फाई जो भी एलिमेंट होगा उसके ऊपर आइडेंटिटी जब लगाएंगे वही आ जाएगा, तो वो जो है वो कॉन्ग्रुएंस अपने ही होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी रिफ्लेक्सिव। आप चलते हैं जी सिमेट्रिक के ऊपर। सिमेट्रिक हमने बात की अभी इसके ऊपर कि अगर ए बी के हो तो बी ए, ये सिमेट्रिक होती है, तो ये आसान सी बात है। तो अगर ऐसा है, लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा कॉन्ग्रुएंस है बीटा के, इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा के ऊपर जी का कोई एलिमेंट एक्ट हुआ है और फिर बीटा आंसर आया है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग टू जी, तो जी जो है वो इसमें मेंबर पड़ा हुआ है, इस तरह से पड़ा हुआ कि अल्फ़ा के ऊपर जब एक्ट हुआ तो बीटा आंसर है, तो अल्फ़ा बीटा में कॉन्ग्रुएशन हुआ है। क्योंकि हमारे जो डिफाइन है वो यही है कि अगर ऐसा है कि अल्फ़ा जी जो है वो अल्फ़ा के ऊपर एक्ट करे, आंसर बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा में कॉन्ग्रुएशन होगा। ठीक है, तो यहीं पे ऐसा है। अगर ये अल्फ़ा रिवर्स है उसका, अगर अल्फ़ा और बीटा में कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब अल्फ़ा के ऊपर जी का कोई एलिमेंट एक्ट हुआ है तो आंसर बीटा आया है, तो देयर एग्जिस्ट ये वाला हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक। अच्छा, फिर
हम कहते हैं कि अगर जी ग्रुप है तो जी एलिमेंट उसका मेंबर है ना, तो जी का कोई इन्वर्स भी उसका मेंबर ही होगा। तो हमने दोनों इसके ऊपर दोनों साइड पे हमने जी इन्वर्स अप्लाई कर दिया, जी इन्वर्स अप्लाई किया। जी और जी इन्वर्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो आइडेंटिटी आंसर आएगा। तो ये आ गया आइडेंटिटी जब भी एक्ट होती है तो आंसर अल्फ़ा ही आता है। जब आप यहाँ से भी देख के सकते हैं कि ये आइडेंटिटी जब हुई थी यहाँ पर आ गया, तो अल्फ़ा के ऊपर आइडेंटिटी एक्ट हुआ तो आंसर अल्फ़ा ही आ गया। इसका मतलब ये है, अब इसको कह लें उसी डेफिनेशन में पुट करें कैसे कि बीटा के ऊपर जो है कि कोई एलिमेंट जी का, उसका नाम जी इनवर्स है, वो एक्ट हुआ और आंसर अल्फ़ा आया। इसका मतलब बीटा और अल्फ़ा में क्या है, कॉन्ग्रुएंट रिलेशन है। बीटा और अल्फ़ा में कॉन्ग्रुएंट रिलेशन हो गया मॉड जी में। तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। अभी हमने डिक्लेयर क्या किया था कि अल्फ़ा कॉन्ग्रुएंट है बीटा के मॉड जी में, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, बीटा कॉन्ग्रुएंट है अल्फ़ा के। तो यही हो गया ना, सिमेट्रिक में यही करते हैं, अगर अल्फ़ा बीटा बीटा ए बी और बी ए, ये प्रूव हो गया, ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अच्छा अब चलते हैं जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रांजिटिव। हमने प्रूव क्या किया, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये प्रूव हो जाए तो क्या हो जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट रिलेशन जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो हमने वन वे जो है कि फैमिली ऑफ ऑर्बिट में कॉन्ग्रुएंट रिलेशन प्रूव कर दिया। ठीक है, हम कहते हैं जी लो जी, ट्रांजिट में क्या होता है कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है या गैमा बीटा के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज दैट कि अल्फ़ा जो होगा वो गैमा के इक्वल होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव में यही करते हैं ना हम। ठीक है, तो हमने ये किया, लेट कर लिया कि अल्फ़ा जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बीटा के, ठीक है, और बीटा कॉन्ग्रुएंट है गैमा के। तो हमें ये शो करना है कि अल्फ़ा जो है ना जी, अल्फ़ा डायरेक्टली आर के कॉन्ग्रुएंट। अगर ये प्रूव होगा तो ट्रांजिटिव लॉ भी बराबर हो जाएगा। लो जी, दो एलिमेंट हमने ले लिए हैं, एक इसके लिए अल्फ़ा के ऊपर G1 एक्ट हुआ तो आंसर बीटा आया, और बीटा के ऊपर G2 एक्ट हुआ तो आंसर R है। तो इसी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट बने ना बाय डेफिनेशन। लो जी, तो हमारे पास हमने ये जो है वो ले लिया। अगर मैं कहूँ कि अल्फ़ा के ऊपर दो एलिमेंट एक्ट कराता हूँ, G1 भी और G2 भी, G1 को अंदर और G2 को बाहर लिख सकते, क्योंकि ये एक एक्शन है ना, G स्पेस है। G स्पेस का मतलब ये है कि इसके ऊपर एक्शन डिफाइन है। जब एक्शन डिफाइन है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको अकेले के लिए की जो है वो ले लें मैपिंग, या फिर दोनों की इकट्ठी जो है वो मैपिंग करवा दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नेचुरल डेफिनेशन पढ़ें उसकी ग्रुप एक्शन की, तो इसमें जो है कि ये दोनों जो कंडीशन है कि मेगा की जो है कि 1 के साथ या दोनों इकट्ठे के साथ जो है वो एलिमेंट एक्शन करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों एलिमेंट इकट्ठे एक्ट करवाएं या एक एक करके करवाएं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्फ़ा के ऊपर G1 एक्ट हुए तो आंसर क्या आता है, अभी हमने डिफाइन किया G1 तो बीटा आता है, तो इसकी जगह पे बीटा आ गया। बीटा के ऊपर क्या आ गया, G2। बीटा के ऊपर G2 अगर अप्लाई हो तो आंसर क्या आता है, R। लो जी, अल्फ़ा के ऊपर दो एलिमेंट इकट्ठे एक्ट हुए तो आंसर क्या आया, R। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि जी का मेंबर कोई एक्ट करे तो आंसर आना चाहिए। जो भी आंसर आएगा उसमें फिर कॉन्ग्रुएंट रिलेशन प्रूव हो जाएगा। तो ये G1 और G2 ग्रुप के मेंबर है। हमें पता है कि हर सूरत में उनका क्लोजर लॉ जो है वो ग्रुप के ऊपर एक्टिव होता है, तो क्लोजर लॉ की वजह से ये मेंबर इसका होना चाहिए। अगर ये मेंबर है तो जो है कि अल्फ़ा और R में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट रिलेशन प्रूव हो गया। लो, अगर ये प्रूव हो गया, हैंस कॉन्ग्रुएंस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमारा प्रूफ जो है वो फार्मूले का प्रूव होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ ग्रुप एक्शन के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और जो है कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें।
और ताकि आपको नई नई वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। और इसी तरह से बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगर नई वीडियो हम आपको सेंड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। अल्लाह हाफिज़।